इंडेमनिटी एंड गारंटी। जैसा कि मैंने बताया था कि बेलमेंट और प्लेज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैसे ही इंडेमनिटी और गारंटी भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे पहले इंडेमनिटी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है, इंडेमनिटी कहते किसको हैं। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जो इंडेमनिटी है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को सेव करने से। किस चीज़ से सेव करेगी? फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। यानी ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई लॉस होता है या सी की वजह से तुम्हें कोई लॉस होता है तो मैं तुम्हारा लॉस को बियर करूँगा, मैं तुम्हारे लॉस से तुम्हें बचाऊँगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। ये आम लैंग्वेज में अगर हम बात करें डेली के लाइफ में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आते हैं। फीचर्स क्या है? नंबर 1, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाइड भी कहा जाता है। इंडेमनिटी होल्डर सिंपल शब्दों में अगर याद रखना है तो वो है जिसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, पॉलिसी को जो होल्ड कर रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर है। और जो कंपनीज हैं वो इंडेमनीफायर है, यानी जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें सेव करूँगा उसको इंडेमनीफायर कहते हैं। जिसको ये प्रॉमिस किया जाता है वो पार्टी को इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। यहाँ पे भी जो सेक्शन 10 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल होने ज़रूरी हैं। हर तरीके का इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है सिवाय लाइफ इंश्योरेंस के। लाइफ इंश्योरेंस इसके परव्यू से बाहर है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आप किसी का लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी की डेथ को मोनेटाइज नहीं कर सकते। इन द सेंस आप नहीं बता सकते कि एक पर्सन के जाने से दूसरे पर्सन को कितना लॉस हुआ, तो उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता किसी की डेथ को। इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस जो है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब है कि किसी के लॉस को आप कैलकुलेट करके उतना डैमेज से उसको बचा लोगे। तो इस वजह से बाकी सारे जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, अगर जिसके पास पॉलिसी है उसके पास राइट्स क्या क्या है कि वो डैमेज क्लेम कर सकता है, वो जितनी कॉस्ट है उसको क्लेम कर सकता है, और अगर इंटरेस्ट बनता है उसका तो वो भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है जब भी उसको लॉस हो जाए। तो यानी अगर आप पॉलिसी होल्डर हो और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपको लॉस हो जाता है तो आप डैमेजेस जितना आपको लॉस हुआ वो रिकवर करोगे, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो रिकवर करोगे, और इन सर्टेन केसेस आप इंटरेस्ट या और जो भी पेमेंट लगती है वो भी रिकवर कर सकते हो। ये आपका राइट है। देन आते हैं हम गारंटी पे। गारंटी का मतलब जो दिया है वो सेक्शन 126 में दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं गारंटी के जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर तीसरे पर्सन ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ए ने सपोज बी को 1000 रुपये के गुड्स दिए, बेचे, ठीक है, सेल कर दिए। बी ने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 महीने बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब ए को क्या पता कि बी पैसे दे पाएगा या नहीं। ए ने कहा तुम किसी भी पर्सन से लिखवा के ले दो कि अगर तुम 1 महीने बाद पैसे नहीं दे पाए तो वो पर्सन तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी लेता है कि वो पैसे पे कर देगा। तो यहाँ पे बी ने सी से कहा, सी ने ये गारंटी ली, सी ने ए को लिख के दिया कि या तो 1 महीने के बाद बी पे कर देगा पैसा,
अगर बी पे नहीं कर पाया तो मैं पे करूँगा बी के बिहाफ पे। तो ऐसे पर्सन को जो है हम श्योरिटी कहते हैं। ये आपका क्रेडिटर हो गया, ये आपका डेटर हो गया, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन गारंटी ले रहा है पेमेंट की। यहाँ पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है श्योरिटी जो गारंटी लेता है, दूसरा होता है प्रिंसिपल डेटर। डेटर जैसे हमने अकाउंट्स में भी किया है, वो पर्सन जिसने आपसे पैसे लिए हैं। तीसरा होता है क्रेडिटर जिसने आपको पैसा उधार दिया है। तो ये 3 पार्टीज गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। फीचर्स क्या है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में? एक तो जितने भी एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स जो एसेंशियल्स हैं वो लगेंगे यहाँ पे भी। देन कंसिडरेशन श्योरिटी की क्या होगी? अब ए ने बी को लोन दिया, ठीक है, बी रीपे कर देगा, बी ए को पैसे देगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। ए ने पैसे इसलिए दिए बी को क्योंकि बी को ज़रूरत थी, तो यानी दोनों में कंसिडरेशन तो है। लेकिन जो सी पार्टी गारंटी ले रही है बी की, सी को क्या फ़ायदा होगा, सी की क्या कंसिडरेशन है, सी को बदले में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सी को बदले में क्या मिल रहा है कि सी की वजह से बी लोन ले पा रहा है ए से, तो ये वैलिड कंसिडरेशन मानी जाती है। लायबिलिटी सी की तभी अराइज हो जाएगी जब डेटर जो है यानी बी जो है वो पे नहीं करेगा पैसा, उसी टाइम फिर सी को पे करना पड़ जाएगा। तो ये फीचर्स हैं गारंटी के। दोनों का डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। चाहे हम बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस करें, वो मैं राइट साइड पे वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना बेलमेंट और प्लेज की वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है बेलमेंट और प्लेज का। और दूसरा इंडेमनिटी और गारंटी की बात करें, इन दोनों टॉपिक्स के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ़ पार्टीज़ में। इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती हैं, गारंटी में 3 पार्टीज़ होती हैं। ऑब्जेक्ट यानी पर्पस क्या है? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉस से बचाने के लिए किए जाते हैं। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको जो लोन दिया गया है उसको सिक्योर करने के लिए दिए जाते हैं। नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी में 2 ही पार्टीज़ हैं तो उन दोनों के बीच में 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है। गारंटी के बीच में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि 3 पार्टी हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा क्रेडिटर और डेटर के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा डेटर और श्योरिटी के बीच में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। इसलिए 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गारंटी में। नेचर ऑफ लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी है। इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी की ही लायबिलिटी है, वो आपको रीपे करेगी। लेकिन गारंटी के केस में सबसे पहले पे कौन करेगा? डेटर। अगर डेटर पे नहीं कर पाया तो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो अराइज होती है। तो श्योरिटी की अगर हम बात करें, लायबिलिटी सेकेंडरी है। देन रिक्वेस्ट बाय डेटर, इंडेमनिटी में डेटर है ही नहीं तो कोई नीड नहीं होती, कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। गारंटी के केस में डेटर जाके बोलता है श्योरिटी को कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे लोन चाहिए, तुम मुझे गारंटी दो, तुम मेरे बिहाफ पे गारंटी लो। तो इसलिए गारंटी में डेटर की रिक्वेस्ट ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग डेट, यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कोई एग्जिस्टिंग डेट नहीं होता। गारंटी के केस में क्रेडिटर ने डेटर को उधार दिया हुआ है, इस वजह से श्योरिटी जो है वो पिक्चर में आता है, इसलिए एग्जिस्टिंग डेट होता है। देन राइट टू सू, इंडेमनिटी के केस में आप थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते। 2 ही पार्टीज हैं तो किसको, थर्ड पार्टी कहाँ से आएगी, किसको सू करोगे? पर गारंटी के केस में श्योरिटी जो है वो डेटर के अगेंस्ट जा सकता है। जैसे ए ने बी को पैसे दिए थे, सी ने बी के बिहाफ पे श्योरिटी ली थी, ठीक है, गारंटी ली थी। अगर बी ने अब पैसे वापस नहीं किए ए को, तो सी को पैसे वापस करने पड़ेंगे, और सी जैसे ही पैसे वापस कर देगा उसी टाइम वो बी के ऊपर केस कर सकता है, बी से पैसा मांग सकता है। तो यहाँ पे
जो थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व हो सकती है। अगर टाइप्स ऑफ गारंटी की बात करें तो दो तरीके की गारंटी होती है। फर्स्ट स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी, जैसे कि अभी हमने बात करी कि ए ने बी को उधार दिया था, सी ने उसके ऊपर जो है गारंटी ले ली थी। ये सिंपल एक स्पेसिफाइड अमाउंट की गारंटी है, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे करी गई गारंटी है, तो इसको स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी कहते हैं। पर कुछ गारंटीज ऐसी होती हैं, जैसे ए ने बी को गुड्स दिए इस मंथ में 10,000, ठीक है, 10,000 के गुड्स दिए। अब सी ने कहा कि तुम जितने मर्जी बार गुड्स दे दो, इन 12 महीनों में जितनी बार भी तुम गुड्स दोगे, जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो सारा का सारा बी पे करेगा। अगर बी पे नहीं कर पाया तो मैं पे करूँगा। अब पूरे 12 महीने की गारंटी या 3 साल की गारंटी या फॉरएवर लाइफ टाइम तक की गारंटी अगर कोई पर्सन लेता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि गारंटी कभी रुक नहीं रही है, बार बार चलती जा रही है। तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में जा रही है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूइंग गारंटी कहा जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में अगर आपको गारंटी रोकनी है, अगर सपोज अब 1.5 लाख रुपया हो गया है और बी जो है अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो सी क्या कर सकता है कि हाँ इतनी तो मैं पेमेंट करूँगा, पर अगले साल से अब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ बी की, अब बस इतनी अमाउंट तक मैं रीपे करूँगा, बाकी नेक्स्ट ईयर से फ्यूचर ट्रांजैक्शन से अगर कोई भी पैसा बी उधार लेता है इसे, तो उसके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी आप रोक सकते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। देन राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है, क्योंकि श्योरिटी गारंटी ले रहा है तो इसीलिए उसके जो राइट्स है क्रेडिटर के अगेंस्ट भी बनते हैं। क्रेडिटर के अगेंस्ट उसका राइट है कि जैसे ही उसने क्रेडिटर के वापस पैसे दे दिए, तो जितने भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास थी, डेटर ने अगर कोई सिक्योरिटी भी दी हुई थी, कुछ गिरवी भी रखा था, तो वो सारी की सारी चीज़ श्योरिटी के पास चली जाएगी। दूसरा राइट टू क्लेम सेट ऑफ, अगर सपोज क्रेडिटर ने खुद पहले डेटर से उधार लिया हुआ था, ठीक है, सपोज 5,000 रुपये क्रेडिटर ने ऑलरेडी डेटर से लिए हुए थे और अब उसने 15,000 रुपये डेटर को दिए हैं, तो नेचुरली अब डेटर जो है सिर्फ 10,000 पे करेगा, क्योंकि 5,000 तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ था क्रेडिटर को। तो यहाँ पे श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ 10,000 के लिए है, उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए नहीं है। तो अगर कुछ क्लेम सेट ऑफ हो जाता है तो वो भी श्योरिटी का राइट है। देन डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी का क्या राइट है कि जब भी उसने पैसे पे कर दिए, अब वो क्रेडिटर की जगह पे बन जाएगा, ही विल गेट इनटू द शूज़ ऑफ द क्रेडिटर, और जितना भी पैसा उसने क्रेडिटर को वापस किया है वो सारा का सारा पैसा वो डेटर से वापस ले सकता है। दूसरा उसका राइट है कि वो डेटर से पैसे वापस ले ले, अगर कुछ लॉस हुआ है उसको इस ट्रांजैक्शन के दौरान, या क्रेडिटर ने उसके ऊपर केस कर दिया था, उस पर कुछ पैसे पे करने पड़ गए हैं, तो वो सारा का सारा रीइम्बर्समेंट डेटर से ले सकता है। तीसरा राइट जो है वो को श्योरिटीज़ के अगेंस्ट है। को श्योरिटीज़ क्या होते हैं, कई बार अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो 3-4 श्योरिटीज़ मिलके गारंटी ले लेते हैं। जैसे ए कहता है मैंने 10,000 की गारंटी ली, बी कह देता है मैं 20,000 तक की गारंटी ले लेता हूँ, और सी ने कहा मैं 30,000 तक की गारंटी ले रहा हूँ। तो ऐसे जब 2-3 लोग मिलके गारंटी लेते हैं तो इनको को श्योरिटीज़ कहते हैं। तो इस केस में भी इन लोगों का आपस में भी कुछ राइट है। वो राइट क्या है कि जो को श्योरिटीज़ हैं, जैसे ही सपोज जेड ने पैसे लिए हुए थे, ठीक है, जी वॉज द डेटर, तो इन दिस केस जब जी पैसे पे नहीं कर पाएगा तो ये तीनों मिलके इक्वली पैसा पे करेंगे।
लाइबिलिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स का मतलब क्या है? तो सपोज ए, बी और सी ने 10,000, 20,000 और 30,000 की गारंटी ली है। अब सपोज जी ने 40,000 तक का लोन लिया था। अब जी वापस नहीं कर पाया लोन, तो यहाँ पे ए जो है सिर्फ 10,000 रुपये वापस करेगा, क्योंकि उसने तो गारंटी सिर्फ 10,000 की ली थी। तो यानी 40 में से 10 गए, 30,000 अभी भी बाकी हैं। उन 30,000 को बी और सी हाफ हाफ बांटेंगे, यानी 15,000 बी पे करेगा और 15,000 सी पे करेगा। तो इस तरीके से लाइबिलिटी को डिवाइड किया जाएगा, यानी जितनी आपने गारंटी ली है उससे ज़्यादा आप पे नहीं करोगे। तो ये राइट है को श्योरिटीज़ का आपस में। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आ जाता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कैसे हो सकता है, यानी जो गारंटी लेता है वो अपनी लाइबिलिटी से बाहर कैसे आ सकता है, डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? सबसे पहले जब वो रिवोक कर दे, वो अपनी गारंटी को वापस ले ले। तो ये जो केस है रेवोकेशन का, ये सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी में हो सकता है, वो भी फ्यूचर इवेंट्स के लिए, और किसी तरीके से गारंटी वापस नहीं ली जा सकती। दूसरा, अगर डेथ हो गई हो श्योरिटी की, तो नेचुरली उसके लीगल हेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो उस केस में गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नोवेशन, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से दोनों ही पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, यानी जिसने गारंटी ली है उसको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा, और कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है? बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। कई बार क्रेडिटर कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिसकी वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे वेरिएशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले किसी और अमाउंट पे बताया था श्योरिटी को, 10,000 आपने कहा था कि मैंने लोन दिया है बी को, पर जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक्चुअल में तब आपने 20,000 लिख दिया। अब गारंटी जिसने ली थी उसको कुछ और अमाउंट पता थी, बट एक्चुअल में कुछ और अमाउंट आपने लिख दी है। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएशन आ गया है, तो उस केस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया है, ठीक है, उसको आपने कह दिया कि तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है लोन, मैं तुम्हारा लोन माफ़ कर रहा हूँ, तो गारंटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जिसने गारंटी ली है उसको भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रेडिटर कुछ ऐसा एक्ट कर देता है या कुछ ऐसा छुपा लेता है चीज़ को, ठीक है, या भूल जाता है चीज़ बतानी, तो इन दैट केस ऑल्सो वो जो श्योरिटी है उसको भी उतनी अमाउंट तक का पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी क्रेडिटर भूल गया ये बात बतानी कि उसके पास सिक्योरिटी पड़ी थी 10,000 तक की, तो अगेन श्योरिटी भी 10,000 तक की अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। जितना रिमेनिंग अमाउंट है सिर्फ उतना ही श्योरिटी को रीपे करना है। अगर क्रेडिटर से सिक्योरिटी गुम जाती है तो उस केस में भी श्योरिटी उतनी अमाउंट तक डिस्चार्ज हो जाएगा जितने तक की सिक्योरिटी थी। थर्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए, वो कब होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट चैप्टर के एसेंशियल्स में किया था कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता। अगर श्योरिटी या अगर श्योरिटी को कोई बात डेटर या क्रेडिटर नहीं बताते, कंसील करते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर श्योरिटी कहता है मैं पूरे के पूरे अमाउंट की गारंटी नहीं लूँगा, किसी और पर्सन को भी मेरे साथ एज अ को श्योरिटी ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता, तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम द लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी नहीं पूरी करनी पड़ेगी।
अगर बाद में पता चलता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में कंसिडरेशन ही नहीं था, इन रिटर्न दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये था फुल गारंटी और इंडेमनिटी का चैप्टर। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।